या वर्चुअल इमेज, किसी का भी डिसाइड करना हो तो हम लोग क्या देखते हैं भाई, तो रिफ्लेक्टेड लाइट, अगर मिरर है तो रिफ्लेक्टेड लाइट आफ्टर रिफ्लेक्शन, अगर लेंस है तो रिफ्रैक्टेड लाइट, वो इंसिडेंट हुआ ऑब्जेक्ट से, उसके बाद ये रिफ्लेक्ट होने के बाद, तो रिफ्लेक्शन के बाद या रिफ्लेक्शन के बाद देखेंगे एक्चुअली में लाइट अगर मीट कर जाए तो रियल इमेज। एक्चुअल में देखो लाइट मीट किया, इंसिडेंट रे डिसाइड्स टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट, इंसिडेंट रे देख करके क्या डिसाइड करते हैं, टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट। तो इंसिडेंट रे यहाँ कन्वर्जिंग है, तो कैसा ऑब्जेक्ट है, वर्चुअल ऑब्जेक्ट। इंसिडेंट रे ही बताएगा, तो इसका मतलब ऐसा रे वर्चुअल से आता है, पॉइंट ऑफ कन्वर्जेंस इज द वर्चुअल ऑब्जेक्ट। यहाँ वर्चुअल ऑब्जेक्ट है और ये रिफ्लेक्शन के बाद यहाँ मीट किया, एक्चुअली मीट कर रहा है इसलिए रियल इमेज। यहाँ पे क्या है, एक्चुअली मीट कर रहा है इसलिए रियल इमेज। यहाँ पे क्या है, रिफ्लेक्शन के बाद ये एक्चुअली मीट नहीं कर रहा क्योंकि ये डाइवर्जिंग है, मीट तो यहाँ करेगा, इसलिए वर्चुअल इमेज। वही वर्चुअल इमेज हम लोग अपने मिरर में, प्लेन मिरर में देखते हैं, वर्चुअल इमेज बनाता है। प्लेन मिरर के इमेज का प्रॉपर्टी होता है कि इमेज फॉर्म्ड इज एट इक्वल डिस्टेंस, सेम साइज, इरेक्ट और लैटरली इन्वर्टेड, बताया था लास्ट क्लास में। और ऑब्जेक्ट कहाँ दिखता है भाई, तो जिस डायरेक्शन से आई में एंटर करेगा उसी के सामने दिखेगा, क्योंकि आई को चाहिए डाइवर्जिंग बीम ऑफ लाइट। आई अगर देखना चाहता है किसी ऑब्जेक्ट या इमेज को तो क्या चाहिए, डाइवर्जिंग बीम, इंसिडेंट होना चाहिए डाइवर्जिंग बीम ऑफ लाइट, और डाइवर्जिंग है ये अपना, उसके बाद रेटिना पे फोकस होगा, वो काम होगा अंदर में, आई के अंदर। लेकिन ये डाइवर्जिंग बीम जहां से अपीयर होगा डाइवर्ज करता हुआ, वही होगा लोकेशन ऑफ इमेज और ऑब्जेक्ट जो भी ये देख रहा है, ठीक है। तो ये वर्चुअल इमेज है, एंड वर्चुअल इमेज को स्क्रीन पे ऑब्टेन नहीं कर सकते हैं, लेकिन ह्यूमन बीइंग वर्चुअल इमेज हो या रियल इमेज हो, कुछ भी हो, देख सकता है। किसको देख सकता है, जो भी डाइवर्जिंग बीम ऑफ लाइट आई पे इंसिडेंट है, किसको देख सकता है, जो क्या करे, डाइवर्जिंग बीम इंसिडेंट कराया आई पे। इसलिए देखा यहाँ पे कि एक्चुअल पोजीशन कहीं और है सन का और अपैरेंटली कहीं और लग रहा है, क्योंकि इसी डायरेक्शन में ये एंटर किया है और यहाँ से लाइट रे से निकल रहा था, इसी का डाइवर्जिंग यहाँ पे पहुंचा बेंड करता हुआ, क्योंकि एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन हो रहा है, और बेंड करता हुआ यहाँ आई में पहुंचा। ये है पॉइंट ऑफ डाइवर्जेंस, वहाँ दिख रहा है। ये सब टाइप ऑफ इमेज था, रियल इमेज एंड वर्चुअल इमेज। वर्चुअल इमेज हमेशा अपैरेंट इंटरसेक्शन ऑफ पॉइंट होगा और वो डॉटेड से दिखाएंगे, क्योंकि वहाँ लाइट पहुंचा नहीं है, हेंस स्क्रीन पे ऑब्टेन नहीं हो सकता। इसके नीचे एक क्वेश्चन है, पढ़ो क्या लिखा है, व्हाट इज वर्टिकल मिरर, वर्टिकल प्लेन मिरर टू सी द फुल इमेज ऑफ मैन। किसी मैन का फुल इमेज देखने के लिए लेंथ ऑफ प्लेन मिरर मिनिमम कितना चाहिए, तो मिनिमम रिजल्ट याद रखते हैं, जितना हाइट है मैन का, तो इसलिए h हाइट है तो उसका हाफ चाहिए मिनिमम लेंथ। ये रिजल्ट है, कैसे हुआ, तो कैसे के लिए तो डायग्राम बनाने पड़ेगा, रे डायग्राम से पता लग जाएगा। देखो कैसे, मान लो मैन है और यहाँ पे प्लेन मिरर है, वॉल पे प्लेन मिरर लगा दिया। अब हम लोग जानना चाहते हैं कि इसका, इस प्लेन मिरर का कितना पार्ट मिनिमम हम लोग यूज कर रहे हैं। जितना यूज कर रहे हैं वहाँ मिरर होना चाहिए, बाकी जगह यूज नहीं होना है, वहाँ मिरर रहे चाहे मत रहे। अब मैन का एक आई लेवल होता है, तो मैन का ये आई लेवल है भाई, मान लो ये अगर आई लेवल है तो इस आई में एंटर करना पड़ेगा। तो बॉटम से अगर आई लेवल का हाइट y है और आई लेवल से टॉप का, टॉप मान लो और ऊंचा करने के लिए ऐसे कर दिया, ये है मान, तो टॉप का जो है पॉइंट उसका हमारा आई लेवल से अगर x है लेंथ हाइट, तो उस कंडीशन में यहाँ देखो ये यहाँ से चल करके ऐसे लाइट रे एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन करता हुआ आएगा और तब ये आई में एंटर करेगा। ये अल्फा है तो ये भी अल्फा होगा, ये नॉर्मल है, इसलिए जितना ये इस तरह से बेंड किया और उतना ही एंगल हॉरिजॉन्टल से बनाता हुआ ये आएगा, क्योंकि हॉरिजॉन्टल ही नॉर्मल है, वर्टिकल प्लेन है, हॉरिजॉन्टल नॉर्मल है। यहाँ से लाइट रे एंटर करेगा तभी तो ये देख पाएगा, और ये बॉटम वाली पोजीशन को यानी कि अपने सूट को कब देख पाएगा भाई, जब ये ऐसे एंटर, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन मान लो बीटा है तो ये वाला भी बीटा हो,
इसको देखने के लिए ये इंसिडेंट रे जितने एंगल पे इंसिडेंट हुआ उतने एंगल पे रिफ्लेक्ट होकर के और वापस आई में आए, ये वाला तभी पोर्शन देख पाएगा जब यहाँ से एंगल जो है इंसिडेंट होकर के और उतने ही एंगल से फिर आई में ये वापस मिले, अगर गामा है तो गामा। तो अब देख रहे हो कि टॉप पोजीशन देखने के लिए इसको यहाँ पे मिरर होना जरूरी है, यहाँ का पॉइंट देखने के लिए इधर मिरर होना जरूरी है। इट मीन्स यहाँ से लेकर के यहाँ तक का चाहिए, बॉटम वाले के लिए यहाँ यूज हो रहा है, इधर वाले के लिए इधर ही यूज हो रहा है, यहाँ का कभी नहीं यूज होगा। इसलिए ये है मिनिमम लेंथ ऑफ मिरर रिक्वायर्ड। और वो कितना होगा बोर्ड पे देखो, हम लोगों ने देखा भाई जो आई लेवल है, आई लेवल ही मेन है, क्या मेन है? तो आई लेवल के ऊपर है हाइट x, इधर भी है हाइट y, तो ये x है, तो जितना लेंथ इधर जाना है उतना लेंथ आना भी है, इसलिए जितना लेंथ जाएगा उतना लेंथ आएगा। इसका मतलब ये है कि अगर सेम एंगल पे जाना है तो जाते टाइम अगर इसने जितना फॉल किया वर्टिकली, वापसी भी उतना ही वर्टिकली फॉल करेगा। तो ये x है तो x/2, x है तो कहाँ पे मिरर यूज हो रहा है? x/2 लेंथ पे। और यहाँ पे अगर y है तो जितना लेंथ इधर जाएगा, और मान लो हॉरिजॉन्टल से जो एंगल बना रहा है बीटा, तो बीटा एंगल पे ही फिर आना है, तो यहाँ जाते टाइम जितना हाइट गेन करेगा वैसा ही हाइट इधर भी गेन होगा। इसलिए हम बोल सकते हैं कि y को डिवाइड कर देंगे 2 पार्ट में, और ये वाला पार्ट होगा y/2, बोलो y/2, इधर वाला पार्ट क्या होगा x/2। सो मिनिमम लेंथ ऑफ प्लेन मिरर इतना ही चाहिए, इधर का कभी यूज नहीं होना है, इधर का कभी यूज नहीं होना है, इसलिए x/2 प्लस y/2, इट मींस h/2 हमारा चाहिए, इतना मिनिमम लेंथ चाहिए। ये सारे पोर्शन यूज करेंगे और अपना फुल इमेज वो देख पाएगा। ये दिखेगा कहाँ इमेज भाई? मान लो अपना इमेज देखता है तो वो कहाँ दिखेगा? तो वो देखना चाहते हैं तो रे डायग्राम को कंप्लीट करेंगे। देखो यहाँ से लाइट रे चल करके आई में एंटर किया, 2 लाइट रे दिखाएंगे तभी तो पता लगेगा लोकेशन। कितने लाइट रे दिखाने पड़ेंगे? 2 लाइट रे का मीटिंग पॉइंट, उससे पता लगेगा रियल इमेज वर्चुअल इमेज जो भी बनना होगा बनेगा। तो एक लाइट रे दिखाते हैं, यहाँ से जो चला ऐसे दिखा दिया, आई में एंटर कर गया, खड़े हो जाओ सब एक बार। देखो एक लाइट रे यहाँ से चल करके आई में एंटर किया, दूसरा लाइट रे जो नॉर्मल इंसिडेंट कराए इस मिरर पे, तो वो क्या करेगा? नॉर्मल ही वापस आएगा। जो नॉर्मल इंसिडेंट किया वो क्या किया? नॉर्मल वापस आया। अब बताओ ये एक रिफ्लेक्टेड रे इस पॉइंट के लिए देख लिया, एक ये है रिफ्लेक्टेड रे और एक ये है रिफ्लेक्टेड, क्या दोनों आगे जाके मीट कर जाएंगे? नहीं मीट करेंगे तो क्या करेंगे? बैकवर्ड एक्सटेंड करेंगे। बैकवर्ड एक्सटेंड किया इसको, बैकवर्ड एक्सटेंड किया इसको, यहाँ मिला, तो ये वाले का इमेज यहाँ वाले का, और ओवरऑल इमेज इस तरह से बनेगा। देखो ये वाला कहाँ दिखेगा भाई? तो ये वाला पॉइंट अगर M पॉइंट है, M से चलने वाला जो नॉर्मल है वो वापस आ जाएगा ऐसे ही, और जो ऐसे चलने वाला था वो चला गया ऐसे, आगे जाके तो दोनों मीट करेंगे नहीं, तो बैकवर्ड एक्सटेंड करो भाई, तो बैकवर्ड एक्सटेंड करेंगे और बैकवर्ड एक्सटेंड किया इसको और ये मिला ही, इसका इमेज यहाँ बनेगा। तो ये मैं का इमेज ऐसे मिल जाएगा, उतने ही डिस्टेंस d पे जितना डिस्टेंस पे मैन इधर है उतने ही हाइट का जितना है इसका है, लेकिन मिरर कितना यूज होगा? मिरर इतना ही यूज होगा। इसलिए मिनिमम लेंथ ऑफ मिरर प्लेन मिरर रिक्वायर्ड इज ओनली l/2, क्योंकि d डिस्टेंस जाने हैं, d डिस्टेंस आने हैं, d डिस्टेंस पे मिरर से खड़ा है, b जाने हैं, d आने हैं और सेम हॉरिजॉन्टल एंगल बनाने हैं, इसलिए जो भी हाइट x है आई लेवल के ऊपर x/2 और x/2 वर्टिकल है। सिमिलरली इधर y है अगर तो इस मिड पॉइंट पे y/2 वाला यहाँ यूज होगा, ऊपर वाले के लिए ऊपर ही यूज होगा, जितना है ये उतना ही 2 का हाफ करेंगे यूज होगा। तो बॉटम वाले पॉइंट को यहाँ से देखेगा और इसको यहाँ, इतना दूर का हमें मिरर यूज होने हैं, बाकी नहीं यूज होने। इसलिए ड्रेसिंग टेबल में देखते हो कि नीचे बॉक्स बना देते हैं, ऐसे भी इसका यूज होगा नहीं, इसलिए यहाँ रह के कोई फायदा नहीं है, इसलिए यहाँ बॉक्स बनाते हैं, इसके बाद शुरू हो जाता है। जनरली 3.5 फुट का बनाते हैं या 3 फुट का लगाते हैं, उतने में काम चल जाता है। ठीक है, 6 फुट का अगर हो तो 3 फुट का चाहिए। रेड डायग्राम बनाओगे बन जाएगा। पॉइंट के इमेज देखने के लिए 2 लाइट को देखो, उसका पता लग जाएगा। देखो यहाँ पे क्या होगा, ये आई को एक रे नहीं चाहिए, यहाँ से तो भी 2-2 रे कम से कम चाहिए होता है। देखो कैसे ये देखना, यहाँ से एक चला लाइट रे ऐसे चला है, दूसरा एक और लाइट रे ऐसे चलेगा, वो ऐसे जाएगा, तो ये डाइवर्जिंग एंटर करेगा, ये डाइवर्जिंग लाइट रे यहाँ से डाइवर्ज करता हुआ जाएगा।
जैसे देखा था इसके पहले वाले डायग्राम में, ये वाला पॉइंट को कैसे देखता है भाई, तो यहाँ से 2 लाइट रे दिखाते हो, 2 लाइट रे ऐसे जाता है डाइवर्जिंग, और इसका पॉइंट ऑफ डाइवर्जेंस ये वही हो रहा है। एक से हम लोग काम चला दे रहे हैं क्योंकि हमें लोकेशन देखने हैं, एक ये वाला दिखा दिया और एक ये वाला दिखा दिया, बात एक ही है। और इन दोनों को जहां मीट करना है वर्चुअली एक्सटेंड कर दिया और ये वर्चुअल इमेज बना दिया, तो अपना इमेज वर्चुअल इमेज देखता है। और उसको स्क्रीन पे ऑब्टेन नहीं कर सकते हैं क्योंकि वहां स्क्रीन रखोगे भी तो ये लाइट यहाँ से नहीं जाएगा। मान लो यहाँ पे इसके सूर्य में लाइट लगाओ, इसको आंसर है तो लाइट लगाओ, तो क्या है इसका लाइट थोड़ी ना वहां पहुंच जाएगा, वहां नहीं पहुंचेगा। वहां स्क्रीन रखोगे तो भी ये लाइट रिफ्लेक्ट होकर इधर आ रहा है, इसके आई में जाएगा, इसको साइनिंग करता हुआ दिखेगा और इसका लोकेशन दिखेगा वहां, लेकिन वहां पे नहीं है, इसलिए स्क्रीन पे ऑब्टेन नहीं कर पाएंगे। चलो नेक्स्ट देखें हम लोग, इसमें पेज नंबर 6 पे आ रहे हैं। देखो भाई पेज नंबर 6 में क्या दिया है क्वेश्चन पर, पढ़ो जोर से क्या लिखा है। तो कैरेक्टरिस्टिक हम लोगों ने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था, पढ़ो क्या लिखा है, अंडरलाइन भी करो। Image form is always erect, virtual and laterally inverted, and the image of exactly same size as that of the object, and the image is formed as much behind the mirror as the object is in front of it. जितना आगे उतना ही behind पीछे बन जाएगा इमेज सेम साइज का, उसको हम लोग समझते हैं। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन 13 क्या लिखा है, रिफ्लेक्शन फ्रॉम कर्व्ड सरफेस। भाई कर्व्ड सरफेस पे रिफ्लेक्शन मींस कर्व्ड मिरर है, समझो कर्व मिरर कैसा होता है भाई, तो कोई स्फेयर का समझो कि स्फेरिकल हमारा कर्वेचर था और इसका एक तरफ को पेंट कर दिया सिल्वर पॉलिश, ये मिल गया कॉनकेव मिरर। इसको क्या बोलेंगे, क्यों, क्योंकि रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो है वो कॉनकेव है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस के बेसिस पे नाम होता है। जहां रिफ्लेक्शन हो रहा है इधर से तो पेंट किया हुआ है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज कॉनकेव, बीच में यहाँ पे देख रहे हो डिफरेंस, इस कंडीशन में इसको कॉनकेव बोलेंगे। अगर ऐसा होता है इधर वाला पेंट किया हुआ होता और इधर रिफ्लेक्टिंग सरफेस हो रहा होता तो ये क्या होता, कॉन्वेक्स मिरर, तो कॉन्वेक्स मिरर होता। अब यहाँ पे जो भी मिरर है उसके सेंटर को हम लोग बोलते हैं पोल, और इसका जो सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा, मतलब जो कर्व सरफेस का ये पार्ट है उसका सेंटर, तो सेंटर और पोल को मिला दो तो ये बन गया क्या, प्रिंसिपल एक्सिस। क्या बन गया, प्रिंसिपल एक्सिस। समझते हैं हम लोग, प्रिंसिपल एक्सिस पोल है। और प्रिंसिपल एक्सिस का कन्वेंशन में हम लोग यूज करते हैं कि जो प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर मेजर करते हैं डिस्टेंस उसको पॉजिटिव लेते हैं, जो नीचे डिस्टेंस मेजर करते हैं वो नेगेटिव होता है। और जो पोल्स है राइटवर्ड, ऑब्जेक्ट इधर रखते हैं, जनरली ऑब्जेक्ट इधर रखते हैं और इधर इस डायरेक्शन में राइटवर्ड डायरेक्शन में हमारा इंसिडेंट रे होता है। इंसिडेंट रे किधर होता है, राइटवर्ड डायरेक्शन में। सो ऑल डिस्टेंस मेजर्ड इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे इज टेकन पॉजिटिव, and all the distance measured opposite to incident ray will be taken negative, and all the distances will be measured from pole of the mirror or optical center of the lens. Optical center of the lens यहाँ से मेजर करते हैं, ये साइन कन्वेंशन है। मिरर के मामले में जो सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है उसका जो हमारा पोल से डिस्टेंस है वो रेडियस ऑफ कर्वेचर है। क्या है ये, रेडियस ऑफ कर्वेचर, और रेडियस ऑफ कर्वेचर का हाफ होता है फोकस, यानी कि फोकल लेंथ हमारा हाफ ऑफ द रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है। ये भी डेरिवेशन होता है लेकिन अभी के लिए ये कंसर्न नहीं है अपना, डेरिवेशन एक ही दिन कराएंगे सारा। तो अभी ये फोकल लेंथ इज r/2, ये याद रखना है, रेडियस ऑफ कर्वेचर का हाफ होता है। और फोकल लेंथ का साइन भी इसी हिसाब से देखते हैं, अगर ऐसे इधर मेजर करने पड़ रहा है फोकल लेंथ तो फोकल लेंथ विल बी नेगेटिव, इसलिए कॉनकेव मिरर का फोकल लेंथ नेगेटिव होगा, लेकिन कॉन्वेक्स लेंस है तो इसका फोकल लेंथ क्या होता है, पॉजिटिव होता है, क्योंकि इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर ये रेडियस ऑफ कर्वेचर, इसका हाफ करेंगे तो ये फोकल लेंथ विल बी टेकन पॉजिटिव। कॉन्वेक्स के लिए पॉजिटिव बन जाएगा क्योंकि उधर मेजर करने पड़ रहे हैं, कॉनकेव के लिए इधर मेजर करने पड़ रहे हैं। 3 स्टैंडर्ड रे होते हैं इमेज फॉर्मेशन के लिए। क्या होता है, 3 स्टैंडर्ड रे इमेज फॉर्मेशन के लिए, एक तो सेंटर यानी पोल, और सेंटर ऑफ कर्वेचर यानी कि C, और ये F। तो जो हमारा स्टैंडर्ड रे है प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल से जो भी इंसिडेंट होगा वो फोकस से निकल जाएगा, और जो भी फोकस से आएगा वो इंसिडेंट रे के प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा। जो फोकस से जाए प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाए, और जो C से जाएगा, C से वो वापस ऐसे ही आएगा,
ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। जो ऐसे जाएगा उसके लिए ये है नॉर्मल, जितना एंगल पे इंसिडेंट होगा उतना एंगल पे रिफ्लेक्ट हो जाएगा। जो मान लो फोकस से जा रहा है तो ये है इसका नॉर्मल। नॉर्मल हमेशा सी से पास करेगा, इस पॉइंट में नॉर्मल आएगा सी से पास करेगा। ये अगर बीटा है तो ये बीटा से जाएगा। और जो सी से ही जा रहा है तो ये भाई तो नॉर्मल के अलोंग ही जा रहा है, एंगल ऑफ इंसिडेंस 0, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी 0, वापस आ जाएगा। 3 स्टैंडर्ड रे प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल फोकस से जाएगा, फोकस से जाने वाला प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल हो जाएगा, सी की तरफ से जाने वाला रिट्रेस करके बैकवर्ड डायरेक्शन में वापस हो जाएगा। ये 3 स्टैंडर्ड रे हैं, इनके बेसिस पे हम लोग इमेज कोऑर्डिनेशन देखते हैं। पढ़ो क्या लिखा है, रिफ्लेक्शन फ्रॉम कर सरफेस। आंसर पढ़ो क्या लिखा है। पोल बोलते हैं एंड द लाइन पासिंग थ्रू पोल एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर इज कॉल्ड द प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, इसके आगे लिखो, देखो अंडरलाइन करो, द प्रिंसिपल फोकस, प्रिंसिपल नहीं, प्रिंसिपल फोकस ऑफ ए स्फेरिकल मिरर इज ए पॉइंट ऑन इट्स प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल फोकस किसको बोलते हैं, जो फोकस है उसी को प्रिंसिपल फोकस बोल रहे हैं। वो प्रिंसिपल फोकस होता क्या है, इंसिडेंट रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, जहां मीट कर जाए, कन्वर्ज कर जाए, या जहां से डाइवर्ज करता हुआ नजर आए। ये समझ लो, प्रिंसिपल फोकस भी कई बार बोल देगा प्रिंसिपल फोकस का क्या मतलब है। तो ये मतलब है कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल इंसिडेंट रे आए, इंसिडेंट रे किधर आए, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आए, और तब जहां पे ये फोकस हो जाए वो फोकस है प्रिंसिपल फोकस, और उसका लेंथ जो होगा पोल से वो क्या होगा। सिमिलरली ये तो कॉन्वेक्स, ये कॉन्केव के केस में अगर कॉन्वेक्स हो जाए तो कैसा बन जाएगा भाई, तो भी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल इंसिडेंट रे लेने हैं, और ये क्या करेगा बताओ, ये वाला तो वैसे ही वापस, और ये वाला भाई ऐसे वापस, क्योंकि यहाँ देखो सी अगर ये है तो नॉर्मल ये होगा पासिंग थ्रू सी, यहाँ पे है तो ऐसे ही है, नॉर्मल ये है, तो नॉर्मल पे जितने एंगल पे इंसिडेंट होगा उतने एंगल पे वापस आना है। यहाँ पे भी जितने एंगल पे नॉर्मल से इंसिडेंट होगा उतने एंगल पे ये वापस भी आएगा, इस तरह से। और इन दोनों को बैकवर्ड एक्सटेंड करोगे तो ये पॉइंट मिलेगा, यही होगा फोकस। इसलिए अगर प्रिंसिपल फोकस डिफाइन करना हो, डेफिनेशन लिखना हो, तो प्रिंसिपल फोकस इज द पॉइंट ऑफ कन्वर्जेंस और पॉइंट ऑफ डाइवर्जेंस। मतलब when incident rays parallel to the principal axis incidence on the curved mirror, then the point of convergence or the light after reflection, then the point of divergence is also known as principal focus. In case of convex mirror, point of divergence is the focus, principal focus, and the length will be focal length, or focal length will be taken positive. इस वाले में focal length will be taken negative. तो कॉन्वेक्स के लिए पॉजिटिव होता है, कॉन्केव के लिए नेगेटिव। फिर से जरा उस सेंटेंस को पढ़ें, क्या लिखा है, where a beam of light incident parallel to the principal axis of the mirror after reflection actually converges। ठीक है, वो पॉइंट जहां एक्चुअली कन्वर्ज करता है इन केस ऑफ कॉन्केव मिरर नहीं कन्वर्ज करता है, और appears to diverge from in case of convex mirror। ये दोनों का डायग्राम मैंने बना रखा है, तुम भी बना लो। प्रिंसिपल एक्सिस पैरेलल है, कन्वर्ज किया और वहां पे डाइवर्ज फ्रॉम, तो दिखा देंगे। कॉन्वेक्स मिरर फोकल लेंथ इज पॉजिटिव, कॉन्केव मिरर फोकल लेंथ इज नेगेटिव। प्रिंसिपल फोकस 9th क्लास से याद कर रहे हैं, प्रिंसिपल फोकस जहाँ पे इंसिडेंट रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस मीट कर जाए या डाइवर्ज जहाँ से हो, वो प्रिंसिपल एक्सिस प्रिंसिपल फोकस है। और उसका डिस्टेंस फ्रॉम द पोल क्या है, फोकस का डिस्टेंस फ्रॉम द पोल क्या है, फोकल लेंथ। फोकल लेंथ नेगेटिव कब होगा, किसके लिए, कॉन्केव के लिए कि कॉन्वेक्स के लिए, कॉन्केव के। चलो ठीक है भाई, बैठ जाओ। अब देखो उसके नीचे लिखा हुआ है साइन कन्वेंशन फॉर स्फेरिकल मिरर, यही है ना क्वेश्चन। क्या क्वेश्चन पढ़ो, साइन कन्वेंशन कैसा होता है, सबको बताया भी साइन कन्वेंशन कैसा होता है। तो साइन कन्वेंशन इसको कार्टेशियन साइन कन्वेंशन बोलते हैं। पढ़ो क्या लिखा है,
लाइट रेज टेकन टू ट्रेवल फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, क्योंकि ऑब्जेक्ट हम लोग बाय कन्वेंशन लेफ्ट में रख करके और एनालिसिस करते हैं, सो लेफ्ट टू राइट जा रहा है। ऑल डिस्टेंस मेजर्ड फ्रॉम पोल एज द ऑपोजिट एंड द डिस्टेंस मेजर्ड इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट लाइट टेकन पॉजिटिव एंड दोज डिस्टेंस मेजर्ड इन अपोजिट डायरेक्शन टेकन नेगेटिव। Thus the distance to the right of the pole will be positive and distance to the left will be negative. आगे का पढ़ो क्या लिखा है? लिखा है नेगेटिव करो, पॉजिटिव उसको मत छोड़ो लास्ट में, क्योंकि बिलो है वो नेगेटिव है, करना पड़ेगा। उसके बाद का पॉइंट कॉनकेव मिरर में फॉर्म इधर रियल और वर्चुअल इमेज, कुछ भी बना सकता है कॉनकेव मिरर, बट कॉन्वेक्स मिरर ओनली वर्चुअल। ये समझते हो? रटा हुआ है, रेड डायग्राम से पता लगता है। कॉनकेव के केस में रियल वर्चुअल सब बन सकता है। कॉनकेव मिरर के केस में वर्चुअल कब बनता है? पोल है फोकस के बीच में हो। और कॉन्वेक्स के केस में वर्चुअल कब बनता है? हमेशा ही बनता है। वो तो भाई रे डायग्राम से देख सकते हैं, तो ऐसे लगाया, एरो बनाया और रे डायग्राम से देखेंगे। इधर देखो भाई क्या क्या देखा। तो सबसे पहले हम लोग इनफाइनाइट से आने वाला लाइट रे देख रहे हैं। क्या देख रहे हैं भाई? इनफाइनाइट से आने वाला लाइट रे। तो जब इनफाइनाइट से आने वाला लाइट रे है तो ये तो भाई फोकस हो जाएगा प्रिंसिपल फोकस पे। कहाँ पे? प्रिंसिपल फोकस से। तो यहाँ प्रिंसिपल फोकस पे ये फोकस हो गया और u का वैल्यू यहाँ पे समझा जाएगा माइनस निगेटिव और v वैल्यू हो गया माइनस है। v अपने आप आ जाएगा माइनस है। लेंस मिरर फॉर्मूला, लेंस फॉर्मूला मिरर फॉर्मूला जो होता है उससे अप्लाई करके फिलहाल रे डायग्राम से प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल है, फोकस से निकल गया, प्रिंसिपल एक्सिस पैरेलल है, फोकस से निकल गया, सारे ये फोकस से जा रहे हैं, इसलिए ऐसा हो जाएगा। और उसके बाद और पास लाएं तो कहाँ लाएंगे भाई? बियॉन्ड सी। कहाँ लाएंगे? तो बियॉन्ड सी लाएंगे तो वैसे ही प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आया, प्रिंसिपल एक्सिस पैरेलल वाला फोकस से निकल गया और जो फोकस से जा रहा था प्रिंसिपल एक्सिस पैरेलल हो गया, बिटवीन एफ एंड सी बन गया। डिमिनिश्ड नेचर कैसा होगा? इन्वर्टेड बना है, डिमिनिश्ड बना है और रियल इमेज बना है, क्योंकि एक्चुअली में लाइट रे का मीटिंग हुआ है। और उसके बाद और पास लाएंगे तो कहाँ लाएंगे? सी का इमेज, सी का इमेज वही बन जाएगा, फोकस से जाने वाला ऐसे, प्रिंसिपल एक्सिस पैरेलल वाला ऐसे, सेम साइज बट रियल इन्वर्टेड, यही होगा। और पास लाएंगे तो कहाँ लाएंगे? सी एंड एफ के बीच में लाएंगे, सी एंड एफ के बीच में लाएंगे तो ऐसा हो जाएगा भाई बियॉन्ड सी वाला जैसा, जैसे बियॉन्ड सी रखा था तो सी और एफ में आया, अब सी और एफ में रख रहे हो तो बियॉन्ड सी आएगा, इन्वर्टेड इनलार्ज हो जाएगा इस कंडीशन में। और पास लाएंगे तो कहाँ लाएंगे? एफ पे लाएंगे, तो और पास लाया तो एफ पे लाया, एफ पे लाएंगे तो क्या चला जाएगा? क्यों भाई? तो प्रिंसिपल एक्सिस पैरेलल वाला फोकस से निकल गया और हमारा फोकस से तो पास करा नहीं सकते इसको, तो इसलिए दूसरा लिया सेंटर से सी की तरफ से जाने वाला तो वापस आ गया, तो ये दोनों जाकर के इनफाइनाइट में मीट करेंगे, ठीक है, इन्वर्टेड होगा। और फोकस और पोल के बीच में लाए तो कैसा बनेगा भाई? पोल के बीच में लाएंगे तो उसी तरह से दिखाएंगे। प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आया, ग्रीन कलर वाला, फोकस से निकल गया और जो सी की तरफ से जाएगा वो वापस प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा, इसलिए जो सी की तरफ से निकला है यहाँ पे लाइट रे ऐसा नहीं कि सी से हमें लगे ये वाला, ये ना एफ से जाने वाला ऐसे, और जो सी की तरफ से जाएगा वो वापस आ जाएगा। इसीलिए तीनों में से तीन है लाइट रे यहाँ दिखाए हुए, तीनों में से कोई भी दो काम कर जाएगा, बैकवर्ड एक्सटेंड करोगे मिल जाएगा वर्चुअल इमेज, ठीक है। लिख लो, कौन सा लिखोगे? स्टार्टिंग वाला टू लिख लो, बाकी होमवर्क है 11th क्लास में किया था। स्टार्टिंग वाला टू खाली लिख लो। नेचर इस तरह से डिसाइड करते हैं हम लोग, डिमिनिश्ड हुआ, इनलार्ज हुआ, पहले वाले में तो पॉइंट साइज का बन जाएगा, तो डिफरेंट लोकेशन पे रख करके हम लोग इजीली निकाल सकते हैं कहाँ इमेज बनेगा। 3 स्टैंडर्ड रे हैं, सी से जाने वाला सी की तरफ से जो जाएगा वो
वापस रिट्रेस करेगा, F से जाएगा तो प्रिंसिपल एक्सिस पैरेलल हो जाएगा, और प्रिंसिपल एक्सिस पैरेलल आएगा तो फोकस से निकल जाएगा। ये दो स्केल लगा करके कर सकते हैं ड्रॉ। तो एक ही केस है जिसमें वर्चुअल इमेज बना, छोड़ो लिखना, ग्रुप में सब है ना भाई, फोटो इसके भेज देता हूँ, और आप घर पे अपने से प्रैक्टिस करोगे, और जिसमें कंफ्यूजन आएगा देख ले, ऐसे कंफ्यूजन आएगा नहीं, 10th क्लास से यही काम कर रहे हो। 3 स्टैंडर्ड रेलवे से कोई भी दो जो सुटेबल होता है कर देते हैं, काम मिल जाता है। एक ही केस में बना वर्चुअल, F और P के बीच में रखते हैं तब, अदरवाइज बाकी सारे केस में इन्वर्टेड रियल बन रहे हैं, और इसमें इरेक्ट बन रहा है, वर्चुअल बन रहे हैं। और अगर हम लोग चले कॉन्वेक्स में, ये तो कॉनकेव की बात हुई, कॉनकेव में हमेशा रियल बनता है, एक में वर्चुअल बनता है, वो भी तब जब F एंड P के बीच में हो। और कॉन्वेक्स के केस में क्या होता है, हमेशा इसमें ज़्यादा केस बनता ही नहीं है। क्यों नहीं बनता भाई? क्योंकि यहाँ पे देखो, जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएंगे वो तो अभी देखा था हम लोगों ने, डाइवर्ज इस तरह से करेंगे कि ये पॉइंट ऑफ डाइवर्जेंस यानी पॉइंट साइज के इमेज लगेगा। अब मान लो ये आई है, इस आई में एंटर किया दो लाइट रे, एक ये वाला एंटर किया, एक ये वाला एंटर किया, दोनों डाइवर्जिंग, पॉइंट ऑफ डाइवर्जेंस ये है, इसलिए ये है इमेज। नहीं समझे? ये जो था आई दिखाया है ऐसे, ये है प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आया, रिफ्लेक्ट होकर के आई में एंटर करे, तो ये है पॉइंट ऑफ डाइवर्जेंस, यही हमारा इमेज बना। और ये कैसा इमेज है? वही वर्चुअल इमेज है, क्योंकि एक्चुअली में लाइट रह जाकर मीट नहीं कर रहा है, एक्चुअल में तो डाइवर्जिंग जा रहा है, आगे मीट नहीं करेगा, इसलिए आई में एंटर किया और वो देखेगा। अब सोचो कि इतना बड़ा आई है, तो इतना बड़ा आई दिखा दिया लोकेशन दिखाने के लिए, आई छोटा ही रहेगा कोई बात नहीं है, छोटा ही रहेगा तो एक ये वाला लाइट ले जाएगा और एक दूसरा लाइट जो यहाँ से जाएगा, यहाँ से वो यहाँ जाएगा ऐसे, और ये दो डाइवर्जिंग होंगे, वो पॉइंट ऑफ डाइवर्जेंस यहाँ देखिए, ठीक है। छोटा आई लेके बैठा है यहाँ पे, वो ऐसा देखेगा, ये भी देखेगा, और एक और लाइट जैसे इंसिडेंट हुआ ये वाला देखेगा ऐसे, और दोनों को बैकवर्ड एक्सटेंड करेंगे, ये दोनों रिसीव किया, ठीक है। तो इसका पॉइंट साइज बढ़ गया इमेज, लेकिन और पास लाएंगे तो इनफाइनाइट पे था, और पास लाओगे तो भाई ले आओ पास में, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जो जाएगा वो इस तरह से फोकस से वह निकलता हुआ चला जाएगा, और जो फोकस की तरफ जाएगा वो ऐसे चला जाएगा, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा। जो सी की तरफ जाएगा, सी की तरफ जो जाएगा वो अपने यहाँ पे ही वापस आ जाएगा। इन तीनों में से किसी भी दो को एक्सटेंड कर दें बैकवर्ड, वो बन जाएगा इमेज, तीसरा भी एक्सटेंड करोगे यही बनेगा, ठीक है। इट मीन्स ये हो गया फोकस और पोल के बीच में, यहाँ पे तो फोकस पे बनता है, इधर आ गया तो और पास लाओगे तो और पास आ जाएगा भाई, और पास यहाँ लाएंगे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, वो कैसा ही है तो ये ऐसे निकल जाएगा भाई, ऐसे चला गया। और जो हमारा मान लो ये फोकस है, फोकस की तरफ जो जाने वाला है वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा, जो फोकस की तरफ जा रहा था वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो गया। अब इन दोनों को बैकवर्ड एक्सटेंड करेंगे, आगे जाकर मीट करेगा नहीं, इसको बैकवर्ड एक्सटेंड किया ये, इसको बैकवर्ड एक्सटेंड किया ये बन गया इमेज। इसलिए हर हाल में इमेज बनेगा कॉन्वेक्स के केस में, चाहे दूर रखो, चाहे पास रखो, चाहे और पास रखो, हर हाल में इसको बिटवीन F एंड P बनने हैं डिमिनिश्ड इन साइज, और इरेक्ट इमेज बनने हैं वर्चुअल इमेज बनने, समझ गए? तो ये दो, इसका यही दो केस होता है, इन्फिनिटी पे है तो ये है, पास लाओगे तो ये है, और पास लाओगे तो ये है। पढ़ो क्या लिखा है, वैसे ये बनेगा कहाँ? कोई ऑब्जेक्ट रखेंगे तो कहाँ बनेगा, उसके लिए मैथमेटिकल फॉर्मूला है 1/v + 1/u = 1/f। सो मैथमेटिकली कैलकुलेट करना हो तो यहाँ रख सकते हैं, ऑब्जेक्ट जहाँ भी रखे हो उस हिसाब से साइन कन्वेंशन के साथ यू रखो, फोकल लेंथ को भी साइन कन्वेंशन के साथ रखो, कॉनकेव है तो नेगेटिव आएगा, कॉन्वेक्स है तो खुद ही पॉजिटिव आएगा, और भी निकाल लेंगे, पता लग जाएगा लोकेशन। कई बार भी दे देगा, यू दे देगा, एफ निकालने होंगे,
रे डायग्राम ड्रॉ करके हम लोग लोकेशन निकाल सकते हैं या फॉर्मूला से इमेज का लोकेशन निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये पूरे फोटोग्राफ में भेज दूंगा, आपको घर में प्रैक्टिस करना चाहिए। 15 नंबर को से ये तो देख लिया, पढ़ो फिर से क्या लिखा है ये सेंटेंस, पढ़ो जो से डिपेंडिंग ऑन द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट रिलेटेड टू द मिरर। जैसा रहेगा लोकेशन उस हिसाब से बनेगा। बट ए कॉन्वेक्स मिरर फॉर्म्स ओनली वर्टिकल इमेजेस, और वो भी बिटवीन लेफ्ट एंड बी। तो उधर लिख ही रखा है लेफ्ट साइड पे। पढ़ो इसके आगे वाला पॉइंट, अंडरलाइन भी करो। इमेज फॉर्म्ड हुआ और वो हम लोग निकाल सकते हैं अकॉर्डिंग टू द मिरर फॉर्मूला। इसमें अगर माइनस हो जाए तो लेंस फॉर्मूला सबको याद है, और ये सब में टाइम वेस्ट करने का कोई फायदा नहीं है। रिलेशन बिटवीन फोकल लेंथ एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर, ये भी पता है सबको। फोकल लेंथ क्या होता है, r/2। इसका डेरिवेशन अलग से देखेंगे। फोकल लेंथ इज r/2। दिखा दो, डायग्राम दिखा दो। सेंटर ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर एंड फोकल लेंथ इज r/2। और स्पेस छोड़ के रखेंगे डेरिवेशन वाले टाइम में। 3 सेंटेंस का डेरिवेशन होता है इसका, एक ही दिन करेंगे डेरिवेशन। चलो नेक्स्ट पेज पे आ जाए। नेक्स्ट पेज का क्वेश्चन पढ़ो, क्या लिखा है। व्हाट इज मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन क्या होता है भाई, तो कितना मैग्नीफाई किया। मैग्नीफाई करना मतलब कितना टाइम्स इनलार्जमेंट हुआ। मैग्निफिकेशन अगर 2 है तो क्या समझेंगे, डबल साइज का, जितना बड़ा साइज का ऑब्जेक्ट है उससे डबल साइज का इमेज मिल गया। अगर मैग्निफिकेशन -3 है तो ट्रिपल साइज का बना। -3 का मतलब क्या होता है, ट्रिपल साइज का इमेज बना, लेकिन इन्वर्टेड बना। तो साइन का भी मीनिंग है, वैल्यू का भी मीनिंग है। वैल्यू का क्या मीनिंग है वो देखने हैं। तो वैल्यू का मीनिंग है तो वही ये है कि अगर वैल्यू ग्रेटर देन 1 है, किसी को कंफ्यूजन होगा तो पूछ लेना, पहले समझ लो बात को। वैल्यू अगर ग्रेटर देन 1 है, इट मींस इनलार्ज इमेज बना है। मैग्निफिकेशन शोज एक्सटेंट ऑफ इनलार्जमेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट इन द फॉर्म ऑफ इमेज। ऑब्जेक्ट का कितना इनलार्जमेंट हुआ है इन द फॉर्म ऑफ इमेज। तो मैग्निफिकेशन ग्रेटर देन 1 के लिए लार्ज इमेज, इक्वल टू 1 के लिए सेम साइज, एंड लेस देन 1 के लिए डिमिनिश। ठीक है, क्योंकि मैग्निफिकेशन जो होता है वो है h'/h, इमेज का साइज अपॉन ऑब्जेक्ट का साइज, इससे मिलता है। तो वैल्यू का तो ये मीनिंग है, और साइन का पॉजिटिव हुआ तो इरेक्ट इमेज और नेगेटिव हुआ तो इनवर्टेड इमेज। ठीक है, अगर नेगेटिव हुआ तो इनवर्टेड इमेज। कुछ लोगों को माइंड में कुछ कंफ्यूजन आ रहा है, तो बताएंगे क्या आ रहा है। कुछ नहीं आ रहा, ये बात देखते कुछ कंफ्यूजन नहीं आ रहा है। शायद आपको किसी और ने कुछ और बता दिया हो, या अपने बुक पढ़ के कुछ और समझा हो, ऐसा कोई कंफ्यूजन नहीं हो रहा। कुछ लोग मैग्निफिकेशन नेगेटिव समझ करके, नेगेटिव जब आता है तो उसका अंदाजा हो लो, कुछ लोग इन्वर्टेड के बदले में रियल और वर्चुअल से लगाते हैं। इमेज हमारा रियल बनेगा या वर्चुअल बनेगा, इनसे भी अंदाजा लगाते हैं। इसमें किसने पढ़ा है ये कि अंदाजा लगाते हैं, भाई रियल वर्चुअल भी लगाते हैं। तो 2 लोगों को वो तो कंफ्यूज हो गए होंगे, नेगेटिव देख के रियल वर्चुअल बना रहे हैं। नेगेटिव से इन्वर्टेड इमेज का गारंटी है, रियल वर्चुअल का गारंटी नहीं। रियल वर्चुअल का जो बनता है चीज कि हम लोग मैग्निफिकेशन देख के बता दें रियल वर्चुअल, तो वो मिरर के लिए कुछ और हो जाता है, लेंस के लिए कुछ और हो जाता है। तो जो मिरर के लिए आप समझते हैं कि नेगेटिव हो गया तो रियल बन गया, नेगेटिव बन गया तो इन्वर्टेड वर्चुअल बन गया, वो चीज ठीक नहीं है। मिरर के लिए नेगेटिव होना मतलब रियल इमेज। मिरर के केस में देख रहे हो, मिरर के केस में ऐसा रहता था ऑब्जेक्ट, तो इन्वर्ट होकर कैसे बनता था,
बनता था, लेकिन रियल इमेज बनता, रियल इमेज बनता। तो नेगेटिव अगर मिरर के लिए है नेगेटिव तो रियल इमेज होता है। और वही अगर हम लोग इसके लिए देखें तो नेगेटिव है तो यहाँ पे रियल वर्चुअल का मीनिंग नहीं है। यहाँ पे नेगेटिव होने का मतलब लेंस के लिए कुछ और हो जाएगा, मिरर के लिए कुछ और हो जाएगा। लेकिन एक चीज जो इसका बेसिस पे जो लिखेंगे कि इन्वर्टेड इमेज वो हमेशा लेंस हो चाहे मिरर हो सबके लिए। कैसे हम लोग रियल और वर्चुअल इमेज डिसाइड करते हैं देख करके कोई भी चीज, वो तो मैं बाद में बताऊंगा ही। लेकिन अभी मैग्निफिकेशन के लिए जो मैंने बताया है वो मिरर एज वेल एज लेंस दोनों के लिए वैलिड है। ये नहीं बदल जाएगा, इधर से उधर बदल जाएगा। कुछ लोग भी देख करके बताते हैं रियल इमेज, तो सबको देख करके लॉजिकल बात है भाई, लॉजिकली समझेंगे कि इसमें क्या होता है। लेकिन फिलहाल के लिए आप इसको निगेटिव मतलब इन्वर्टेड है, निगेटिव मीन्स इन्वर्टेड है। अगर याद रखना है तो ये याद रखो दोनों केस के लिए वैलिड होगा, मिरर हो चाहे लेंस हो। आगे इसका एक्सप्लेनेशन आएगा मैग्निफिकेशन का, तो उसमें लेंस के लिए अलग मिरर के लिए अलग दिखाऊंगा। लेकिन दोनों के लिए जो वैलिड होगा वो ये है, साइन निगेटिव तो इन्वर्टेड इमेज, साइन निगेटिव तो इन्वर्टेड इमेज बनता है। इसलिए ये मैंने लिखवा दिया, ये दोनों के लिए वैलिड होगा, वैलिड फॉर बोथ। यहाँ लिख दो वैलिड फॉर बोथ मिरर एंड लेंस, दोनों के लिए वैलिड है। केस वाइज नहीं है, मिरर में कुछ और है। कुछ लोग याद तो कर लेते हैं लेकिन ये साथ में नहीं याद रखते कि मिरर के लिए ये है, ये लेंस के लिए, तो फिर फंस जाएंगे। ये तो लिख लिया था तुमने पहले ही। टाइप ऑफ इमेज तो दो टाइप की इमेज है भाई, लीनियर मैग्निफिकेशन दो टाइप के मैग्निफिकेशन है, रियल मैग्निफिकेशन है, लीनियर एंड एंगुलर मैग्निफिकेशन। तो लीनियर मतलब लेंथ वाइज, तो उसमें ऑब्जेक्ट इमेज का साइज मैटर करता है। तो मैग्निफिकेशन लीनियर देखेंगे एच और एच, तो एच और एच है। अगर हम लोग प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर मेजर करेंगे तो वो क्या लेंगे पॉजिटिव, और नीचे मेजर करना पड़ेगा तो नेगेटिव लेते हैं, ये तो काम होता है। तो रियल वर्चुअल बाद की बात है। मैग्निफिकेशन लीनियर में हाइट का रेशियो लेंगे और एंगुलर मैग्निफिकेशन में एंगल। एंगल क्या होता है, तो वो एंगल होता है, अभी समझ में कम आएगा, विजुअल एंगल। 11th में जो पढ़े थे उनको तो बताया था, विजुअल एंगल मेड बाय फाइनल इमेज एंड विजुअल एंगल मेड बाय ऑब्जेक्ट। ये सब विजुअल एंगल का, विजुअल एंगल क्या होता है ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट में हम लोग जानेंगे, उस समय पढ़ेंगे। फिलहाल तो ये है कि दो टाइप का मैग्निफिकेशन है, बस इतना अभी क्वेश्चन में कंसर्न है। यहाँ पे मैग्निफिकेशन का था, व्हाट इज मैग्निफिकेशन, इसलिए मैग्निफिकेशन क्या है, क्या बताता है, और इसके वैल्यू एंड साइन का क्या मतलब है वो मैंने लिखवाया। और इसमें कहीं ये नहीं लिखवाया कि लेंस के लिए है और मिरर के लिए, दोनों के लिए वैलिड है। सिमिलरली ये क्वेश्चन था मैग्निफिकेशन के टाइप क्या है, तो मैग्निफिकेशन यही दो टाइप है, एच अपॉन एच। और ये मैग्निफिकेशन को जब हम लोग डिराइव करेंगे तो ये आएगा मिरर के लिए -v/u और लेंस के लिए आता है ओनली v/u। जब डेरिवेशन देखेंगे दोनों के लिए मैग्निफिकेशन, तो इन दोनों में डेरिवेशन का फॉर्मूला अलग अलग बदल जाएगा, लेकिन दोनों में रहेगा जो बेसिक वो एच अपॉन एच, ये दोनों के लिए वैलिड। पावर ऑफ मिरर, मिरर हो या लेंस हो, पावर का मतलब क्या होता है वो समझो। देखो भाई, पावर का मतलब है बेंडिंग एक्शन। अगर लेंस का चश्मे का पावर पूछो मतलब क्या, लाइट रहेगा उसका बेंड कितना कराएगा। लेंस का काम या मिरर का काम क्या है, लाइट को बेंड कराना। तो बेंडिंग मामले में जो जितना ज्यादा होगा, प्लेन ग्लास को बेंड नहीं कराएगा तो पावर 0। इसलिए पावर का मतलब है बेंडिंग एक्शन कितना है, कितना ज्यादा ये बेंड कर देगा। अगर मान लो ये लेंस है तो पावर को हम लोग मैथमेटिकली कैसे डिफाइन करें, तो मैथमेटिकली डिफाइन करने का स्टैंडर्ड कन्वेंशन है ये कि प्रिंसिपल एक्सिस, कौन एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल 1 मीटर के डिस्टेंस पे लाइट इंसिडेंट कराओ। लाइट कौन सा इंसिडेंट कराएंगे भाई, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल एट अ डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर, ये स्टैंडर्ड है। 1 मीटर पे इंसिडेंट कराओ और उसका ओरिजिनल डायरेक्शन से देखो कितने एंगल पे बेंड हो गया। डेल्टा एंगल पे अगर बेंड हुआ तो tan डेल्टा इज द पावर। जितना ज्यादा एंगल से बेंड करेगा उतना ज्यादा पावरफुल समझा जाएगा।
और जितना ज्यादा एंगल डिपेंड होगा tan डेल्टा का वैल्यू भी उतना ही होगा। अब इस tan डेल्टा का वैल्यू निकालें, बोर्ड पे देखो, नीचे मत देखो। सो tan डेल्टा इज द पावर ऑफ एनी लेंस और मिरर, दोनों के लिए यही है फॉर्मूला। पावर ऑफ एनी लेंस और मिरर इज टेंजेंट ऑफ द एंगल बाय व्हिच द लाइट बेंड्स if the incident ray is parallel to the principal axis at a distance of 1 meter। अब बताओ भाई, ये है डेल्टा, क्या ये डेल्टा, तो tan डेल्टा, ये जो प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल है तो फोकल लेंथ पे मीट कर गया होगा। तो tan डेल्टा का वैल्यू बोलो क्या हो जाएगा, ये है 1, ये है तो क्या मिलेगा 1/f। f अगर मीटर में डालोगे SI तो ये वाला भी पावर में आएगा SI में क्या होता है डायमीटर हो जाएगा। अगर ये लेंस है तो ये है, मिरर है तो मिरर है तो उसमें भी यही काम करना है। पोल है, सेंटर ऑफ कर्वेचर है, मीटिंग पॉइंट प्रिंसिपल एक्सिस है, क्या है प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल 1 मीटर पे फिर हम लोग लाइट इंसिडेंट कराएंगे और ये देखेंगे कि ये कितने एंगल से बेंड कर रहा है। तो भाई ये तो तुम्हें पता है, सेंटर से अगर डालोगे नॉर्मल और नॉर्मल से कितने एंगल पे बेंड कराओगे, फोकस से निकल जाएगा ये। तो ये कितने एंगल से बेंड किया, तो ये इसका डेल्टा लेते हैं, ठीक है, ये डेल्टा लेंगे इसमें। तो ये डेल्टा है तो ये डेल्टा है, ये तो प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल है। तो tan डेल्टा का वैल्यू क्या हो जाएगा 1/f। tan डेल्टा क्या हो जाएगा 1/f। इसलिए लेंस हो चाहे मिरर हो, सबके लिए यही लेते हैं हम लोग 1/f। फोकल लेंथ मीटर में डालोगे तो डायरेक्टर में मिल जाएगा तुम्हें, वही लिखा हुआ है यहाँ पे, मैंने लिखा, पढ़ो क्या लिखा है, पावर का मीनिंग इसलिए पावर का फॉर्मूला ये बना। लेंस के लिए दिखाया 1 मीटर पे बेंड हुआ tan डेल्टा, मिरर के लिए भी दिखाया 1 मीटर पे बेंड हुआ ये डेल्टा, तो इसका भी tan डेल्टा 1/f ऐसा दिखाते हैं। और वैल्यू ऑफ, देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, वैल्यू ऑफ बॉक्स में क्या लिखा है, tangent of the angle delta by which a light ray incident parallel to the principal axis at 1 meter from it gets bended। ये कितने एंगल से बेंड हो जाएगा उसका वैल्यू तो लिख लिए थे या कि बचा हुआ था, बचा था तो लिख लो। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन बताओ क्या है, वेलोसिटी ऑफ इमेज ऑफ स्पेरिकल मिरर। कभी ऐसा देखा होगा, स्कूटी है, कार है, बैक लुकिंग ग्लास है, उसमें देखते हो पीछे से कोई आ रहा है, दिख जाता है, दिखता है हमें, तो उसका स्पीड मीन्स पीछे से कोई दौड़ के आ रहा है इस तरफ, बच्चा भागता हुआ आ रहा है, भांजा आ रहा है, मामा जी देख रहे हैं इधर से, फिर देखा इसमें अरे ये तो अपना ही भांजा लगता है, तो गेट खोल दिया, तो भांजे का क्या स्पीड है, इमेज जो देखा उसमें क्या स्पीड है वो जानना चाहते हैं। ऑब्जेक्ट का स्पीड पता हो तो इमेज का स्पीड क्या है वो निकालना हो, ध्यान यही रखो, ऐसे कर लेंगे बस हो गया। तो कैसे निकलेगा स्पीड, तो ये दो तरह के स्पीड होते हैं भाई, एक इंस्टेंटेनियस और दूसरा इंस्टेंटेनियस एंड एवरेज। तो भाई एक का तो काम यहाँ कर देते हैं, तो एक का काम ये है भाई कि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होता है इमेज का dv by dt, dv by dt, v क्या है इमेज, v क्या है इमेज वेलोसिटी। मैंने बोला इंस्टेंटेनियस इमेज का वेलोसिटी जो होगा, इमेज का ही वेलोसिटी तो देख रहे हैं, तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इज dv by dt। यहाँ v क्या है इमेज डिस्टेंस फ्रॉम पोल और ऑप्टिकल सेंटर। अब 5 सेंटीमीटर पे है तो उसमें चेंज होगा ना भाई, जो ऑब्जेक्ट मूव करेगा तो इमेज का जो डिस्टेंस है वो भी चेंज होगा, तो उसका चेंज करने का क्या रेट है, यानी इमेज डिस्टेंस, ये डिस्टेंस है एक्चुअली, ये v वेलोसिटी ना समझना, ये इमेज का डिस्टेंस है, इसलिए इमेज डिस्टेंस में टाइम रेट ऑफ चेंज इज इमेज वेलोसिटी। इंस्टेंटेनियस क्योंकि टाइम इंटरवल छोटा रहता है, बड़ा टाइम इंटरवल लोगे तो इमेज का कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ डिवाइडेड बाय कितना टाइम का, v2 minus d1, इमेज डिस्टेंस बाद का, इमेज डिस्टेंस पहले का डिवाइडेड बाय टाइम इंटरवल विल बी द एवरेज वेलोसिटी ड्यूरिंग द कंसीडर्ड टाइम इंटरवल। यही होता है जो जनरल फॉर्मूला है,
एवरेज का इंस्टेंटेनियस का। इंस्टेंटेनियस का कैसे निकालेंगे, तो उसके लिए क्या करेंगे भाई, तो हम लोगों को पता है इमेज डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, फोकल लेंथ में रिलेशन, ठीक है। तो इसलिए क्या करेंगे हम लोग, लेंस फार्मूला या मिरर फार्मूला, मिरर के लिए लिख रहे हैं तो मिरर फार्मूला ये है रिलेशन बिटवीन यू एंड वी। अगर du by dt देखेंगे तो du by dt को क्या लिखेंगे हम लोग, ऑब्जेक्ट वेलोसिटी, क्या लिखेंगे, और dv by dt को क्या लिखेंगे, इमेज वेलोसिटी। वेलोसिटी को ऐसे दिखा दे रहा हूँ क्योंकि v इमेज डिस्टेंस है, इसलिए अब क्या करें, ये तो फॉर्मूला है हमारा भाई इमेज डिस्टेंस ऑब्जेक्ट डिस्टेंस में। अब क्या करें इसके लिए, तो यहाँ से डिफरेंशिएट करते हैं इसको हम लोग विद रिस्पेक्ट टू टाइम, डिफरेंशिएट करेंगे। अब जब डिफरेंशिएट करोगे तो बताओ क्या मिलेगा, जब डिफरेंशिएशन करते हो तो तुम्हें पता है इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो -1/v² इनटू dv by dt प्लस 1/u को डिफरेंशिएट करोगे टाइम के रिस्पेक्ट में -1/u² इनटू dv by dt, फिर 1/v को डिफरेंशिएट करोगे विद रिस्पेक्ट टू टाइम, क्या होगा, क्योंकि फोकल लेंथ तो कांस्टेंट है। अब ये वाला तुम्हें समझ में आया, -1/v² dv by dt कैसे हुआ, क्योंकि कभी भी मान लो 1/x को डिफरेंशिएट करोगे टाइम के रिस्पेक्ट में, तो भाई 1/x को x के रिस्पेक्ट में नहीं कर रहे हैं हम लोग, टाइम के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं। अगर टाइम के रिस्पेक्ट में कर रहे हो तो पहले इसको x⁻⁻1 को पहले x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे, फिर x को टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे, इसलिए ये वाला हो जाएगा -1 x⁻⁻1 और ये हो गया dx by dt, दैट इज हो गया -1/x² इनटू dx by dt। इसलिए 1/x को टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करने के लिए चेन रूल अप्लाई करते हैं, दैट इज पहले इसको x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो और तब dx by dt करो। तो इसलिए x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया, -1/x² आया, तो -1/x² इनटू dx by dt, वैसे ही हो गया -1/v² dv by dt, और ये -1/u² du by dt, पहले इसको u के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया, फिर u को टाइम के रिस्पेक्ट, ठीक है। तो इस तरह से ये डिफरेंशिएट हुआ, 0 मिल गया, फोकल लेंथ इज कांस्टेंट, इसलिए ऐसा हो गया। अब इसको आगे मैनिपुलेट करेंगे भाई, इमेज वेलोसिटी को यहाँ रहने दो, बाकी उसको उधर ले जाओ, उधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा बताओ, इसको उधर ले जाएंगे तो -1/v² dv by dt इज इक्वल टू 1/u² और du by dt, ऐसा मिल जाएगा। और dv by dt हमें चाहिए तो dv by dt क्या हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा -v² इनटू du by dt, इसलिए ये हो गया तुम्हारा क्या, इमेज वेलोसिटी इज इक्वल टू माइनस ऑफ इमेज डिस्टेंस का स्क्वायर अपॉन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस का स्क्वायर साइन कन्वेंशन के साथ इनटू ऑब्जेक्ट वेलोसिटी। ये मिल गया इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के लिए फॉर्मूला, समझ गए। तो इसलिए इसको ऐसे डिफरेंशिएट किया और ये आ गया इमेज वेलोसिटी -v²/u² ऑब्जेक्ट वेलोसिटी, ठीक है। ये मिल गया कौन सा वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। अगर एवरेज निकालना हो, ये तो समझ गया ना इंस्टेंटेनियस कैसे निकला, कितने लोग समझा बताओ, सारे लोग समझ गए। एवरेज निकालना होगा तो क्या करेंगे, मान लो एवरेज निकालना है तो उसके लेफ्ट हैंड साइड पे देखेंगे, लेफ्ट हैंड साइड पे अभी तक हम लोगों ने जो देखा कि इमेज वेलोसिटी दो तरह का है, इंस्टेंटेनियस का तो अभी रिलेशन मिला, ये वाला इंस्टेंटेनियस का तो ये रिलेशन है भाई, और एवरेज के लिए तो भाई दो टाइम पे देखो इमेज डिस्टेंस का, उनमें डिफरेंस निकालो और टाइम इंटरवल करो, तो ये होगा इमेज का डिस्प्लेसमेंट, ये क्या होगा, इमेज का डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम इंटरवल, तो वो होगा एवरेज। और कुछ बुक में क्या होता है कि एवरेज के लिए हम लोग टाइम इंटरवल जनरली 1 सेकंड लेते हैं। फॉर एग्जांपल बता रहा हूँ, देखो मान लो कि एक मिरर है, बैक लुकिंग ग्लास है, कैसा भी हो सकता है मिरर, कॉन्वेक्स कॉन्केव, जैसा भी कार में लगा होता है वो कौन सा मिरर होता है, कॉन्वेक्स या कॉन्केव, कैसे पता, दूर से पता लगता है कि ऊपर में बीच में उठा हुआ है तो कॉन्वेक्स है, और उसका इमेज भी हमें छोटा छोटा दिखता है, बिटवीन C एंड F दिखता है, वर्चुअल इमेज वो दिखता है। अब यहाँ मान लो हमने एक एग्जांपल बता रहा हूँ, न्यूमेरिकल में दिया जा सकता है कि ऑब्जेक्ट हमने रखा है -20 पे, तो इसका इमेज कहीं बनेगा, मान लो -12 पे, तो ये तो -20 पे ऑब्जेक्ट था, 2 मीटर पर सेकंड से जा रहा था मिरर की तरफ, यही है समझो कार का ग्लास है और इधर से भांजा जा रहा है, मामा यहाँ पे
तो यहाँ पे u है -20, v है -12 और ये 2 मीटर पर सेकंड से जा रहा है। तो अब इसका एवरेज वेलोसिटी निकालना चाहते हैं तो इसको समझिए t = 0 पर का पोजीशन ये है। क्या समझा? t = 0 पे ये है पोजीशन। अब t = 1 सेकंड के बाद देख लेंगे 1 सेकंड में कितना डिस्प्लेसमेंट हो गया भाई, और जितना डिस्प्लेसमेंट होगा वही हो गया पर सेकंड वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी फॉर 1 सेकंड टाइम इंटरवल। तो हम लोग सबसे पहले हम लोग t = 0 पे व्हेन u = -20 हम लोगों को मिला v = -12। कहां से मिला भाई? तो इससे मिरर फॉर्मूला से मिलेगा, लेंस होगा तो लेंस फॉर्मूला से मिलेगा। इससे हमें पता लग गया कि कहां पे है इमेज, कब? t = 0 पे। अब देखो उसके बाद क्या करेंगे, t = 1 सेकंड पे देखेंगे। t = 1 सेकंड पे u क्या हो जाएगा बोलो? -20 पे था, 2 मीटर पर सेकंड से जा रहा था, तो इस 1 सेकंड में कितना डिस्टेंस? 2 मीटर आगे बढ़ेगा। 2 मीटर आगे बढ़ेगा तो क्या बचेगा? -18 नहीं रहेगा। तो अब u का वैल्यू हो गया -18, तो v2 का वैल्यू मिलेगा, कुछ तो मिलेगा। फोकल लेंथ पता रहता तो निकाल लेते, मतलब निकाल लेंगे ना, फोकल लेंथ दिया रहेगा निकाल लेंगे। वो मान लो आ गया -15, आ सकता है -16, हो सकता है -40 आ जाए, हो सकता है +60 आ जाए, कुछ भी हो सकता है, जितना आना है कोई बात नहीं। अगर ये फोकस को क्रॉस कर रहा होगा तो यहाँ पे जब रहेगा फोकस के पहले तो इसका इधर बनेगा इमेज, और जैसे ही फोकस से क्रॉस किया उधर हो जाएगा, हो सकता है 1 सेकंड में ही क्रॉस कर दिया। इसलिए हमें इससे मतलब नहीं है, बस ये देखना है इमेज कहाँ था, t = 0 पे 1 सेकंड पे इमेज कहाँ है, और इन दोनों का डिफरेंस निकालने पड़ेंगे। वो होगा इमेज का एवरेज वेलोसिटी, इमेज डिस्टेंस का डिफरेंस। अभी इमेज डिस्टेंस एक -15 है, एक -12 है, दोनों का डिफरेंस निकाल दिया, 3 का वैल्यू आया तो 3 मीटर पर सेकंड। क्या होगा? 3 मीटर पर सेकंड इमेज वेलोसिटी है, लेकिन किधर? तो यहाँ देखो इसको कैसे निकालेंगे कि किधर, बताओ नहीं किधर होगा, कैसे समझेंगे कि किधर होगा, किधर जा रहा है इमेज? मिरर की तरफ जा रहा है या मिरर से? ऑब्जेक्ट किधर जा रहा है, मिरर की तरफ या मिरर से अवे? ऑब्जेक्ट तो मिरर की तरफ जा रहा था, तभी तो -20 से -18 हो गया। बोर्ड में देखो, पीछे वाले पीछे बैठ जाते हो, बम छोड़े रखते हो। यहाँ देखो -12, इधर है -20। हम लोगों ने जब दो इमेज डिस्टेंस निकाले t = 0 पे, t = 1 सेकंड पे, तो पहले -12 पे है, -15 पे हो गया, इसका मतलब अवे गया। पहले -12 पे था, -15 पे, इसका मतलब मिरर से अवे जा रहा है, इसलिए लिख देंगे अवे फ्रॉम मिरर। अगर पहले -12 और -8 हो जाता तो समझ लेते टुवर्ड्स मिरर।